एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया था, जिसमें हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे एनिमल्स में। तो उसमें हमने देखा था कि प्लांट्स जो थे वो ऑटोट्रॉपिक थे, अपना खाना खुद बनाते थे। बट जो उनके अलावा अदर एनिमल्स हैं, जिसमें एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमन्स भी आते हैं, तो वो सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है। तो इनके लिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, ये रिक्वायर होंगे प्लांट पेट, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे एनिमल्स जो होते हैं प्लांट के जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनता है उस पर डिपेंड रहते हैं। सबको पता है कि सबको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। किस लिए चाहिए, उनकी ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बॉडी की। तो एनिमल न्यूट्रिशन में भी सेम चीज़ होगी। हम न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर होंगे उसको हम लेंगे फूड बाय फूड से इनटेक करेंगे और फिर उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। अब जब हमें इनटेक करेंगे वो ऑब्वियसली प्लांट प्रोडक्ट्स ही होंगे और फिर उसको बॉडी में जाके डाइजेशन करके उससे एनर्जी जो एक्सट्रैक्ट करेंगे उस प्रोसेस को कहेंगे यूटिलाइजेशन। तो हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में, चैप्टर क्लास 6 के चैप्टर्स में भी। तो वही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, फैट, मिनरल्स एंड वाइटमिन्स। तो मेजरली जो फूड था जो फोटोसिंथेसिस में बन रहा था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर है जिसको हमें फर्दर तोड़ के उससे एनर्जी गेन करते हैं। तो स्मॉलर सब्सटेंस में पहले हमें तोड़ना पड़ता है। तो इसका जो ब्रेक डाउन है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के और फिर हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो यही जो प्रोसेस है हमारी, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, यानी कि फूड में हम मेजरली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ के उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ के जो सिंपलर सब्सटेंस में बनाने की प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। तो हम मेजरली यहाँ पे एज एनिमल्स के एक एग्जांपल को, ह्यूमन को लेंगे, उनके डाइजेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। अब अगर जो हम देखें कि फूड पहले हम बाहर से लेंगे तो फूड इनटेक करने के कितने तरीके हैं। तो मोड ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से फूड इनटेक किया जाता है। बीज और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो नेक्टर लेते हैं प्लांट के फ्लावर से। इन्फेंट जो होते हैं ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स मदर्स मिल्क, तो जो बेबी होता है वो मदर मिल्क को फीड करता है, मदर मिल्क पे फीड करता है। सिर्फ ह्यूमन का ही नहीं, और अलग अदर एनिमल्स के भी जो बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, वो मदर मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक जो होता है, लाइक पाइथन जो होता है, वो अपने प्रे पे फीड करता है। जो ऑब्वियसली जो प्रेडेटर होंगे वो अपने प्रे को खाएंगे। कुछ एक्वेटिक एनिमल है तो वो टाइनी फूड पार्टिकल्स को जो फ्लोट करते रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो जो पानी में उन्हें जो मिलेगा फूड पार्टिकल्स वो उस पर खाएंगे। तो हर कोई अलग अलग तरीके से अपने फूड को इनटेक करता है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस एक्टिविटी में एनिमल्स दिए हैं, आपको इसके काइंड ऑफ फूड क्या खाता है और फिर किस तरीके से खाता है, मोड ऑफ फीडिंग आपको ये मेंशन करना है। तो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है मोड ऑफ फीडिंग, स्क्रैपिंग, चूइंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग, सैलोइंग। तो ये सारे में से आप छाट के आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट्स है। फैक्ट्स में आपको ये स्टार फिश दिख रही है। स्टार फिश में कुछ नहीं है, इसके जो कैल्शियम, अमेजिंग क्या है, इसकी जो बॉडी है वो पूरी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है और सब कुछ बंद है। बहुत ही हार्ड शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन जब इसे फीड करना होता है तो ये क्या करता है, ओपन होता है स्टारफिश, और इसका जो स्टमक है वो पॉप आउट होता है, मतलब उसकी ओपनिंग से निकलता है और वहाँ से फिर माउथ से वो ईट करता है और सॉफ्ट एनिमल को अंदर लेके शेल के, और फिर से वो बंद हो जाता है और फिर अंदर जाके वो डाइजेस्ट करता है उस एनिमल को। तो अब हमें मेजरली यहाँ पे डाइजेशन देखना है इन ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में हम क्या देखते हैं, ह्यूमंस में हम बाहर से फूड लेते हैं, तो हम देखते हैं माउथ से थ्रू फूड को इनटेक करते हैं, फिर वो हमारे नेक रीजन से नीचे जाता है और फिर डाइजेशन होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमें क्या दिखता है, बक्कल कैविटी, यानी कि हमारा माउथ जो एक ओपनिंग है, उसके अंदर क्या है, ये बक्कल कैविटी की ओपनिंग है। तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है ह्यूमंस का, वो एक कैनाल्स के थ्रू होता है, मतलब एक लंबी सी कैनाल है। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लंबी सी कैनाल है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है जिसकी, और ये पूरी की पूरी क्या है, एक कैनाल है जो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रही है, लेकिन पूरी एक ही कैनाल है। और तो यहाँ पे हम पार्ट्स के नाम देखेंगे। सबसे पहले जो रीजन आएगा वो है बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद एक बक्कल कैविटी ऐसे कुछ होगा, माउथ से ओपनिंग होगी, फिर उसके नीचे एक लंबी सी स्ट्रेच होके एक कैनाल होगी जिसे हम फूड पाइप या फिर ईसोफेगस भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा स्टमक जो जे शेप्ड का होता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएंगे। जो लार्ज होगी वो ऐसे साइड में होगी और स्मॉल जो होगी वो सेंटर में कॉइल्ड होगी। फिर उसके बाद नीचे एक रीजन आएगा जहाँ पे एंड में फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है वो इकट्ठा होता है, रेक्टम, एंड देन एनएस से जो रिलीज होता है, डिफिकेटेड होता है। तो अब ये जो पूरी एक कैनाल है, जो हमने कैनाल बड़ी जो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना लिए, इस पूरी कैनाल को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और हम इसको, अगर इसके अंदर डाइजेशन हो रहा है फूड का, तो हम इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। ट्रैक्ट मतलब वो पार्ट जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल दिया।
और ये एक लंबी सी कैनाल है जिसकी ओपनिंग है, जिसके अंदर वॉल्स है कुछ, तो ये इसे एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं। अब इसी कैनाल में कहीं पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है वहाँ पे डाइजेशन करने के लिए कुछ सिक्रीट होता है, ग्लैंड जूसेस या फिर एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट होते हैं। तो जो इनर वॉल्स है, इसी की इनर वॉल्स ऑफ किसकी, स्टमक की, inner walls of stomach and small intestine and various gland associated canal such as salivary gland, liver। तो इसी कैनाल के थ्रू अलग अलग जगह पे कुछ ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड है, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज, जो क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, मतलब कुछ ऐसा कंपोनेंट सिक्रीट करना जिससे डाइजेशन में हेल्प होता है और फूड जो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब अगर हमने दो चीज़ देखी, उसकी जो ग्लैंड्स है और जो डाइजेस्टिव कैनाल है, तो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ उसके एसोसिएटेड ग्लैंड, टुगेदर हम क्या कहेंगे इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन दोनों को मिल के ही डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, तभी खाना डाइजेस्ट हो सकता है। तो इन दोनों को कंपोजिटली टुगेदर क्या करेंगे, क्या कहेंगे एक साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसे कि हमने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है हमारी ओपनिंग से होती है, माउथ की ओपनिंग से, और उसके अंदर जो ओपनिंग के अंदर पहला पार्ट होता है वो होता है बक्कल कैविटी, जिसके अंदर, जिसके साइड में एसोसिएटेड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे भी ग्लैंड क्या करेगा, ग्लैंड सिर्फ ऐसे चीज़ें यानी जूसिस लिक्विड सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिसके थ्रू हमें खाना डाइजेस्ट करने में या डाइजेशन में हेल्प मिलती है। उसके बाद एक लॉन्ग पाइप नज़र आएगी जिसे हम कहते हैं फूड पाइप, और इसे बायोलॉजिकल टर्म में ईसोफेगस भी कहते हैं। ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस के बाद एक जे शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, इसे ये है स्टमक। फिर स्टमक से ही कंटिन्यूस होते हुए हमारा आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इसके अंदर जो है ये कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जब लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होगी उसके बाद ये जो रीजन है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टोर होता है, बाहर निकलने से पहले, रिलीज होने से पहले कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं रेक्टम। और एनस, एनस जो है वो ओपनिंग है जिसे हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर निकालते हैं, डिफीट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या, एक एलिमेंट्री कैनाल है, जैसे कि एक लॉन्ग पाइप है जिसकी दो ओपनिंग्स है, फर्स्ट ओपनिंग माउथ हो गई, लास्ट ओपनिंग एनस हो गई, और यही बीच में जो कैनाल है ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना रही है, कहीं पे माउथ, कहीं पे ईसोफेगस, कहीं पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। अब इसके साथ एसोसिएटेड हैं ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे स्टमक से एसोसिएटेड है ये लिवर, तो लिवर एसोसिएटेड है, ये भी जूसेस सिक्रीट करता है और हेल्प करता है डाइजेशन में, इसके जो जूसेस होते हैं। गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर क्या है, ये भी लिवर का जो स्टोरेज होता है, जो सिक्रीशन होता है उसे स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर। और फिर गॉल ब्लैडर के थ्रू ये जो पाइप जा रही है इसके थ्रू फिर वो पेनक्रियाज में सिक्रीट होता है। फिर पेनक्रियाज भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड है, फिर ये भी अपना कुछ सिक्रीशन करता है और दोनों मिलके सिक्रीट करते हैं फिर इस चीज़ को, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपलीशन को, फिर वहाँ पे खाने को पचाने में इनके जूसेस जो है वो मदद करते हैं। तो ये थे हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल भी देखी और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी देखे। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ वो ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है, बक्कल कैविटी की। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। अब वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाना अंदर ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन, यानी कि खाने को इनटेक करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। अब हम इंजेक्शन करते हैं तो बक्कल कैविटी में खाना आ गया माउथ के थ्रू। अब बक्कल कैविटी में मेनली कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे, एक तो टीथ होंगे और टंग होएगा। तो टीथ क्या होते हैं, टीथ सेपरेटेड टीथ होते हैं और सारे के सारे अलग अलग गम्स में होते हैं, सबके अलग अलग सॉकेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही सॉकेट में, अगर एक टीथ टूटेगा तो फिर सारे नहीं टूटते। जैसे कि ये है, ये एक टीथ है तो इसका सेपरेट सॉकेट है, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है पार्ट सब में ये सॉकेट है, और ये बड़ा वाला जो व्हाइट कलर का पार्ट है ये पूरा टूथ है हमारा। तो सारे के सारे टीथ जो होते हैं सेपरेट सॉकेट में होते हैं, और हमारे टीथ जो होते हैं अलग अलग दिख रहे हैं हमें, अलग अलग अपीयरेंस में भी होते हैं और फंक्शन में भी। तो अगर आपको ये टीथ देखेंगे तो ये अलग दिख रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट। तो जैसे जैसे इनकी अपीयरेंस अलग अलग है वैसे वैसे इनके फंक्शंस भी अलग अलग है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में यही करना है, लोअर जॉ और अपर जॉ में आपको टीथ देखने हैं अपने कितने काउंट करके, और फिर उसको जो कटिंग और बाइटिंग टीथ, अलग अलग टाइप ऑफ टीथ है, 3 टाइप के टीथ होते हैं, कटिंग एंड बाइटिंग, पियर्सिंग एंड टीयरिंग एंड च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। तो ये जो लास्ट वाला टीथ है ये होता है मोलर का फंक्शन। इंसीडर जो होते हैं हमारे सबसे आगे वो सिर्फ कटिंग एंड टीयरिंग में हेल्प करते हैं, और कैनाइन जो होते हैं वो ज़्यादा नुकीले होते हैं, तो ये होते हैं पियर्सिंग एंड टीयरिंग में। फर्स्ट इंसीजर जो होते हैं वो कटिंग और बाइटिंग में सिर्फ हेल्प करते हैं, और फिर जो कैनाइन होते हैं वो हमारे पियर्सिंग और टीयरिंग में हेल्प करते हैं, और फिर लास्ट में जो है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए मोलर एंड प्री मोलर दोनों का ये फंक्शन होता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग का।
फिर हमारे टेथ का, अब इसके बाद हमारे पास और क्या होता है माउथ में, टंग भी होती है, तो टंग के बारे में भी देखेंगे। अब हमारे माउथ में हमने देखा था कि माउथ के साथ कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड थी, सेलेवरी ग्लैंड। तो सेलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है, यानी कि जो हमारा जो थूक होता है उसे हम सलाइवा बोलते हैं। तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है कि हमें बॉइल्ड राइस लेने हैं, एक ऐसे राइस लेने हैं जो कि बॉइल्ड हो और डाल दिया हमने टेस्ट ट्यूब में, और एक ऐसे बॉइल्ड राइस जिसको हमने च्यू कर दिया हो, यानी कि उसके अंदर हमारा क्या मिक्स हो रहा है, सलाइवा मिक्स हो रहा है, हमने दांतों से चबाया और फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं आयोडीन सोल्यूशन। तो आयोडीन सोल्यूशन किस लिए हेल्प करता है, स्टार्च का पता लगाने के लिए। तो फूड में जो है वो स्टार्च होगा तो हमें पता लग जाएगा। तो हमने जब राइस में स्टार्च होता है क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट है, तो इसके अंदर जब हमने डाला आयोडीन सोल्यूशन तो वो ब्लू हो गया, इसका मतलब पता चल गया कि इस बॉइल्ड राइस में स्टार्च है। बट जब हमने च्यूइंग करके जो हमने राइस डाला था उसके अंदर जब हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला तो उसका कलर ब्लू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस राइस के अंदर स्टार्च नहीं था, इसके अंदर स्टार्च था, बट इसके साथ हमारे सलाइवा भी था, और सलाइवा के थ्रू जो हमारे सलेवरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन थे वो भी गया। और सलेवरी ग्लैंड के जो सिक्रीशन होते हैं उसका काम ही यही होता है कि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करे। तो जैसे ही स्टार्च इसके अंदर गया तो स्टार्च को जो था डाइजेस्ट कर दिया हमारे सलेवरी ग्लैंड ने, इसलिए इसका कलर जो था वो ब्लू नहीं हुआ। तो ये है इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने सलाइवा का फंक्शन देखा। सलाइवा फंक्शन क्या हुआ, ये ब्रेक कर देता है स्टार्च को इट्स शुगर में, तो उसके स्मॉलर मोनोमर्स में तोड़ देता है, यानी कि स्मॉलर पार्टिकल्स में। स्टार्च क्या एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको स्मॉलर सब्सटेंस में इसने तोड़ दिया। अब नेक्स्ट है हमारी बक्कल कैविटी में टंग भी होती है जो कि फ्लैशी एंड मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि मसल्स की बनी होती है। और एक जो टंग होती है उसके दो एंड होते हैं। तो एक एंड जो होता है हमारा बक्कल कैविटी के वन साइड पे अटैच होता है, बैक ऑफ द फ्लोर बक्कल कैविटी में अटैच होता है, और दूसरा जो फ्रंट पार्ट होता है टंग का वो फ्री होता है और वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है टंग का, ये मिक्स करता है सलाइवा को फूड के साथ। तो जो हम खाना खाते हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होना चाहिए ताकि स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो सके और शुगर में चेंज हो सके। तो इसका काम ही यही है टंग का कि सलाइवा को फूड के साथ अच्छे से मिक्स करेगा जब हम चबाएंगे उस टाइम पे, और फिर उसको स्वेलो करने में, यानी कि निगलने में, यानी खाने को अंदर तक ले जाने में, नेक्स्ट ऑर्गन तक ले जाने में हेल्प करेगा। अब टंग का एक और फंक्शन होता है कि ये हमारे टेस्ट के लिए भी जाना जाता है, कि हमारे जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट हम जो करते हैं किसी भी फूड को वो टंग के थ्रू करते हैं। तो जो टेस्ट फूड आता है वो हमारे टंग की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्ट बर्ड जो होते हैं टंग के ऊपर वो डिटेक्ट करते हैं टेस्ट ऑफ फूड और फिर हमें फील होता है वैसा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है टंग का जिसके अंदर अलग अलग टेस्ट बर्ड है। ये सामने जो होता है ये होता है स्वीट टेस्ट का, ये होता है सोर यानी कि खट्टे वाले टेस्ट का, और ये होता है बिटर यानी कि कड़वे वाले टेस्ट बर्ड। तो ये अलग अलग टेस्ट बर्ड जो हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है टूथ दिखेगा, तो इसमें क्या है, सबको पता है ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, उससे दांत खराब हो जाते हैं। तो होता है क्या है एक्चुअली में, जब हम कुछ भी खा लेते हैं तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी दांतों में लग जाते हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं और फिर उसको क्लीन नहीं करते तो हमारे दांतों में वो लग जाते हैं और फिर वहाँ पे वो रह के और अपने नंबर बढ़ाने में लग जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे दांतों से जो शुगर होता है, जो खाना फंस जाता है, उसको एज अ फूड इनटेक करके और फिर अपना नंबर बढ़ाने लग जाते हैं, ग्रो करके, और फिर हमारे दांतों में एसिड सिक्रीट करने लग जाते हैं। जब उनका नंबर बढ़ेगा तो एसिड सिक्रीट करेंगे, उस एसिड की वजह से जो हो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे दांतों में क्या होता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ का डिके होना, यानी कि टूथ का डैमेज होना। तो जैसे स्टार्टिंग में टूथ ऐसा था, फिर धीरे धीरे कम होने लग गया तो डिके हो गया। अब ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वो वाइट वाला पार्ट है अच्छे से जुड़ा हुआ है, फिर धीरे धीरे डिके हो गया, ये ब्रेक होने लग गया और फिर यहाँ पे टूथ पूरा डिके हो चुका है। तो इसलिए मीठा नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जो भी खाना फंसा हो उसे निकालना चाहिए। एक और टॉपिक है यहाँ पे कि आप जब भी खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त जब आप बोलते हैं खाते वक्त तो आपको कफ आता है, कभी कभी हिचकी आने लगती है और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ फंस गया, ऐसी फीलिंग आती है। तो ये भी किस वजह से आती है, जब फूड पार्टिकल जो है वो एंटर कर जाते हैं वेंट पाइप में। तो तभी हमने देखा फूड पाइप एक होती है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसी के साथ में यानी कि उसी के पीछे जो होती है एक और पाइप होती है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। तो जब इन दोनों विंड पाइप का जो ओपनिंग है, ये एक ही ओपनिंग है कि जब हम खाना इसमें जा रहा है तो ये और जो लिड होगा ये खुला रहेगा और खाना इसके अंदर जाएगा, लेकिन जब हम बोल रहे होंगे तो ये ऐसे खुल जाएगा, इसको बंद कर देगा फूड पाइप को और विंड पाइप को ओपन कर देगा। तो इसलिए जब हम खाते हैं तो उस वक्त अगर हम बोलते हैं तो इसे समझ नहीं आता है कि कौन सा ओपनिंग करे, इस वजह से खाना कभी कभी विंड पाइप में चला जाता है जिसके कारण हमें क्या आती है, हिचकियाँ आती है। तो फिर वो खाना वापस से फूड पाइप में जाता है, तो इसलिए खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा फूड पाइप। अभी हमने देखा फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा है जिसके अंदर लॉन्ग
कैनाल है बिल्कुल सीधी, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फूड ट्रैवल करता है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती। माउथ में हमने देखा स्टार्ची डाइजेशन हुई, बट ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, कुछ सीक्रेट नहीं होता, कोई जूसेस नहीं होते, कोई एंजाइम्स नहीं होते। बस ये एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे सिर्फ एक कैनाल टाइप का है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फूड ट्रैवल करता है। तो ईसोफेगस का मेन फंक्शन क्या है, सिर्फ और सिर्फ फूड को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचाना। और किसके थ्रू पहुंचाना है, इसकी जो मसल्स है उसकी मूवमेंट के थ्रू। तो ये इसकी जो साइड वाली मसल्स है वो मूवमेंट करती है, जिसके थ्रू खाना जो है वो आगे फ्लो करता है, आगे बढ़ता है। तो फूड सिर्फ और सिर्फ पुश डाउन, यहाँ पे डाउन की ओर पुश करता है बाय मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। तो इस टाइम पे नॉट एक्सेप्टेड आवर स्टमक एंड, अब जब हम देखते हैं जब फूड गया ईसोफेगस से स्टमक में गया, तो उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि अगर फूड यहाँ पे आ गया, उसके बाद स्टमक में स्टमक नहीं ले पा रहा उसको, नहीं मे बी किसी प्रॉब्लम की वजह से, डैमेज की वजह से नहीं ले पा रहा, तो यहाँ ही से क्या होता है, हमें वॉमिट आती है और खाना बाहर चल जाता है। तो हम कहते हैं एसिड एसिड सा लग रहा है। तो जब हमें वॉमिट आती है तो तब जो फूड निकलता है हमारे वॉमिट में वो स्टमक का फूड होता है, मतलब स्टमक से आगे नहीं गया होता है, स्टमक से ही वॉमिट आउट हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा स्टमक। तो स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है। तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो भी कैसा शेप है इसका, फ्लैट एंड जे शेप्ड। तो ये बहुत ही मोटे वॉल्स का बना होता है और ऐसे फ्लैट एंड जे शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका वाइडेस्ट पार्ट, तो ये क्या है, एक सबसे ज़्यादा चौड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने अभी देखा बक्कल कैविटी वो भी छोटी सी थी, ईसोफेगस तो बहुत ही थिक था, थिन था मतलब कि, बट लॉन्गेस्ट था। बट ये क्या है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये बहुत ही चौड़ा पार्ट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो भी इससे कम वाइडेस्ट होता है। अब इसकी जो इनर लाइनिंग्स होती है, इसकी वॉल्स की जो वॉल्स की लाइनिंग्स होती है वो सिक्रीट करती है म्यूकस यानी कि HCl, और म्यूकस एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, और डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस तो हेल्प करेंगे डाइजेशन में, बट म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टमक को। तो इसकी जो लाइनिंग ऑफ स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये क्या सिक्रीट कर रहा है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर रहा है। तो एसिड से इसकी वॉल को भी डैमेज हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस होता है, जो कि जस्ट एसिड के ऑपोजिट अल्कलाइन नेचर का होता है, इसलिए ये HCl से लाइनिंग को, जो वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अब एसिड सिक्रीट ही क्यों हो रहा है जब ये डैमेज भी कर सकता है, तो एसिड का क्या काम होता है, वो किल करता है मैनी बैक्टीरिया को जो एंटर करते हैं फूड के साथ। तो बहुत सारे बैक्टीरियाज भी आते हैं फूड के साथ, तो उसको किल करने के लिए भी एसिड की जरूरत पड़ती है, इसलिए एसिड सिक्रीट होता है। और एसिड क्या करता है, मीडियम मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। तो अब जो डाइजेस्टिव जूसेस जो सिक्रीट हो रहे हैं वॉल से, उनको अपना काम करने के लिए ही क्या चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को बनाने के लिए क्या होता है, HCl सिक्रीट किया जाता है। पहले HCl सिक्रीट होगा तभी वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं खाने पे अपना एक्ट कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। तो HCl सिक्रीट हुआ, तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या हो गए, एक्टिव हो गए, और फिर उसके बाद म्यूकस ने इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर लिया। अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे प्रोटीन को इनटू सिंपलर सब्सटेंस को। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होएगा, प्रोटीन होएगा मेनली। तो स्टमक में क्या हो रहा है, प्रोटीन जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूट के सिंपलर सब्सटेंस में चेंज होएगा। और हमने बकल कैविटी में क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च टूट रहा था। अब नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पहले देखा डायग्राम में, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसके साइड में लार्ज इंटेस्टाइन होती है ऐसे, और बीच में बहुत ही हाईली कॉइल्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा लॉन्ग होता है, बट यहाँ पे एडजस्ट होता है कॉइलिंग करके। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर। तो अब यहाँ पे जो जूसेस आ रहे हैं, जो भी सिक्रीशन आ रहा है, वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, हमने देखा था कि इसके ऊपर जब स्टमक था तो स्टमक के ऊपर भी एक ग्लैंड था और एक स्टमक के नीचे भी ऐसे ग्लैंड था। तो ऊपर जो था वो लिवर था, और लिवर के साथ उसका गॉल ब्लैडर था, और नीचे क्या था, स्टमक के नीचे पैनक्रियाज था। तो यहाँ पे भी जूसेस सिक्रीट होते हैं। अब लिवर कैसा है, लिवर रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है, और स्टमक के ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम से, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो लिवर है ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। हमने देखा था कि लिवर का जो सिक्रीशन है वही गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर गॉल ब्लैडर से पेनक्रियाज तक पहुंचता है, फिर पेनक्रियाज का भी सिक्रीशन मिल के दोनों कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे बाइल जूस सिक्रीट हुआ। अब बाइल जूस का रोल क्या है डाइजेशन में, डाइजेशन ऑफ फैट्स में। तो फैट जो कंपोनेंट है फूड का, तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो पैनक्रियाज क्या है, अब पैनक्रियाज भी लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे वाली साइड पे। अब जो पैनक्रियाज से जो जूसेस निकलते हैं उसे हम पैनक्रियाटिक जूसेस बोलते हैं, और पैनक्रियाटिक जूसेस का डाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सारे कॉम्पोनेंट पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको चेंज करता है सिंपलर फॉर्म्स में, तो ये सबको ब्रेक कर सकता है। तो ये डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिना पैनक्रियाटिक जूस के डाइजेशन नहीं होता।
तब ये छोटा सा ओवरव्यू है, यहाँ पे दिया गया है कि हार्ट स्टमक की कैसे डिस्कवरी हुई। तो एक कोई पेशेंट था जिसको शॉर्ट गन लगी थी, मतलब गन से उसका जो स्टमक था वो घायल हो गया था। इसका नाम था एलेक्स एस.टी. मार्टिन। अब एक डॉक्टर था जिसके साथ वो इलाज के लिए आया, विलियम बेमॉट। तो इस डॉक्टर ने क्या किया, बैंडेज से इसको ठीक तो कर दिया, बट इसके जो स्टमक में जो होल हो गया था ये उसने कवर नहीं किया, जिसके होल के थ्रू ये स्टमक की एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से इसे पता चला कि स्टमक कैसे डाइजेशन कर रहा है, कैसे उसकी वॉल्स मूव कर रही है और कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खुल रहा था, उसका नेक्स्ट ओपनिंग जो थी। तो इस होल के थ्रू इसने डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था। तो अब जो पार्शियली डाइजेस्टिव फूड है, अब यहाँ पर आके स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में, यानी कि जहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस और लिवर का सिक्रेशन हुआ, वहाँ तक जितना डाइजेशन हो गया सारे सिंपलर फॉर्म्स में। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा होगा पार्शियली डाइजेस्टेड, अब वो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले पार्ट में जाएंगे। अब वहाँ पे सिक्रीट होगा इंटेस्टाइनल जूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली तो हमने देखा पैनक्रियाटिक जूसेस भी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो सारे कंपोनेंट पे एक्ट करता है, बट इंटेस्टाइनल जूसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ही सिक्रीट होते हैं और ये फाइनल एक्ट करते हैं फूड पे और कंप्लीट कर देते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि ये भी सारे कंपोनेंट पे एक्ट करते हैं। और यहाँ पे अब हमने डाइजेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, तो सारे कंपोनेंट जो थे अब उनको उनके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दिया। तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो ब्रेक हो गया सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी हो सकते हैं। और फैट जो थे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट गए। और प्रोटीन जो है उनके स्मॉलर फॉर्म जो है वो अमीनो एसिड है, तो वो अमीनो एसिड्स में टूट गए। अब जब सारा डाइजेशन हो गया, स्मॉलर सब्सटेंस में हमने ब्रेक कर लिया सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, तो अब उसका क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन भी होना है। तोड़ने के बाद हमें बॉडी में अब एब्जॉर्ब करना है। तो नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने देखा है कि मेजरली जो डाइजेशन भी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लेकिन जब एब्जॉर्प्शन भी जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो पास होएगा ब्लड वेसल्स, यानी कि जो हमारी स्टमक होता है और उसके नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी के साइड में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है उसे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड को फ्लो कराते हैं। छोटी छोटी जो नसें होती है, फिर वेसल्स में ब्लड वेन्स भी होते हैं फर्दर फर्केशंस में। तो अब ब्लड वेसल्स जो है कहाँ पे, ये इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि कनेक्टेड है, क्योंकि वहाँ से डाइजेस्टेड फूड को क्या करना है, दूसरे ऑर्गन तक पहुँचाना है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू पास कराना ब्लड वेसल्स में फूड को, डाइजेस्टेड फूड को बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उसी के थ्रू ब्लड वेसल्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो डाइजेस्टेड फूड है यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होना, इसको हम क्या कहा हमने, एब्जॉर्प्शन। तो अब एब्जॉर्प्शन होता है कैसे, इनर वॉल्स जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स है उसके पास क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, जिसे हम कहते हैं विलाई। तो जैसे ये वॉल है तो इस पर छोटी 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 फिंगर लाइक ग्रोथ होती है जिसे हम विलाई कहते हैं। और ये विलाई करती क्या है काम इनका, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर देती है। तो इन हर एक विलाई का अपना खुद का एक नेटवर्क होता है थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स का क्लोज टू इस सरफेस। तो इस विलाई के अंदर फर्दर इसकी ब्लड वेसल्स होती है जो कनेक्टेड होती है, ये भी ब्लड वेसल्स से, और ये भी सरफेस एरिया बढ़ाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड ये एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर सके ब्लड वेसल्स में। तो द सरफेस ऑफ विलाई क्या करती है, सरफेस ऑफ विलाई ही एब्जॉर्ब कर देती है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को और फिर वो ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है। जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में तो ब्लड वेसल्स से कहाँ जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, क्योंकि हम खाना ले किस लिए रहे हैं, ताकि हम ग्रो कर सके, बॉडी को बिल्ड कर सके। तो बॉडी को बिल्ड करने के लिए जो हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चाहिए, प्रोटीन, जो हमारी नीड प्रोटीन है, ऐसा नहीं हमने बाहर से भी प्रोटीन लिया फिर उसे हम तोड़ के दोबारा से प्रोटीन ही क्यों बना रहे, क्योंकि बॉडी को डिफरेंट प्रोटीन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए हमने प्रोटीन को पहले तोड़ दिया स्मॉलर सब्सटेंस में, अब हम उसको ऑर्गन तक पहुंचा रहे हैं और फिर वहाँ है जिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की उसको हम बनाएंगे प्रोटीन को। तो जो डिफरेंट ऑर्गन में जाने के बाद जो बिल्ड करेगी बॉडी अपने लिए, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन तो खाना हमने लिया, उसको डाइजेस्ट किया, अब हम उसको एसिमिलाइज कर रहे हैं, यानी कि एसिमिलेशन कर रहे हैं उनका। तो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हुआ, अब फर्दर हम देखेंगे कि जो ऐसा खाना जो अब तक अनडाइजेस्ट भी नहीं हुआ, मतलब डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया और एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाया, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए नीड नहीं है एक तरह से, तो वो कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एक वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये बहुत ही वाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले, बट शॉर्टर होता है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो इतनी कॉइल्ड है वो ज़्यादा लॉन्ग होती है लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले। तो ये बहुत ही छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इसकी लेंथ क्या होती है, 1.5 मीटर ही होती है अबाउट इन लेंथ। तो इसका फंक्शन यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो इतना कुछ एब्जॉर्ब हुआ जो भी हमने कॉम्पोनेंट मतलब ब्रेक किया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेनली जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर रिलीज ना हो जाए बॉडी से और बॉडी को पानी की कमी ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे वाटर एंड कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब होते हैं।
और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है, जो मतलब रह जाता है, वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और फिर वहाँ से सेमी सॉलिड फीसिस बन जाता है। मतलब फीसिस मतलब स्टूल जो आप रिलीज करते हो अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये फीकल मैटर या फिर हम इसे सॉलिड सेमी सॉलिड फीसिस भी बोलते हैं, फीकल मैटर भी बोलते हैं और स्टूल भी बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को। तो ये क्या होता है, फाइनली रिमूव्ड हो जाता है थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इजेशन। तो इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फीकल मैटर को या स्टूल को रिमूव करते हैं थ्रू द एनस। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन। तो नेक्स्ट है यहाँ पे एक बीमारी को भी एक्सप्लेन कर रखा है रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो उसके अगर कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं तो क्या डिजीज हो सकती है, तो उस यहाँ पे है डायरिया। डायरिया क्या होता है, जनरली जो पॉइजनिंग होती है, फूड हम कुछ गलत खा लेते हैं, तो उसके केस में हमें क्या होता है, वाटरी स्टूल निकलने जाते हैं। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे हम जो हम सिक्रीट कर रहे हैं अनडाइजेस्टेड फूड, उस वो जो वाटरी सा स्टूल हो जाता है, फीकल मैटर जो है वाटर जैसा निकल रिलीज होता है, और किसके कारण होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, कुछ गलत खा लिया, और ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है। तो डायरिया जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल वाटर आपको लेना पड़ेगा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर के साथ। तो डायरिया में जो हमें ज़्यादा वाटरी स्टूल निकल रहा है इसलिए हमें डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, तो इस केस में हम ORS भी पीते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे हम वापस से रिहाइड्रेट कर पाते हैं अपनी बॉडी को, वाटर जो सिक्रीट हो रहा है इतना स्टूल में उसे हम वापस रीगेन कर पाए। ओके बाय बाय गाइस। तो वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, अब हम बाकी का चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।